कर्मभूमि आज वाले इस चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। और ऑनलाइन के क्लास में आप लगातार जीके के रूप में हिस्ट्री के प्राचीन भारतीय इतिहास एंसेंट हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। दोस्तों, हम प्रथम पीडीएफ में जितना भी नोट्स में आपको हम पढ़ाएं, उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या था, कैसे हम इतिहास को जानें, साहित्यिक स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत को कैसे हम जानें, उसमें पुरातात्विक स्रोत, इन सभी पर चर्चा किए। लेकिन अब इसमें हम सब जो चर्चा करेंगे वह मानव जीवन के इतिहास के प्रारंभ से चर्चा करेंगे। यह हम चर्चा करेंगे कि सबसे जो पहला काल था वह था प्राग ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री को जब विभाजित किया गया तो आपको उसमें हम बताए थे कि अध्ययन के दृष्टिकोण से एक पहला जो काल आया वह था प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक ऐसे बोलते हैं, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल हम कह सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो काल कह सकते हैं वह आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल है वह है ऐतिहासिक काल। तो सबसे मन में पहला प्रश्न आएगा कि हम ये तीन काल में बांटे ही क्यों? इतिहासकार ने इसको तीन काल में क्यों बांटा? तो यदि एक लाइन में उत्तर जाने तो इतिहास की वैसी घटनाएं जो हुई तो थी, लेकिन उसका हमें कोई लिखित साक्ष्य, प्रमाण, जानकारी नहीं मिलती है, उसको रखा गया प्राग ऐतिहासिक काल में। दूसरा, जिनका लिखित जानकारी तो मिली लेकिन आज तक किसी विद्वानों ने उसको पढ़ नहीं सका, उनको कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, क्या उनकी संरचना थी, नगरीय सभ्यता थी, ये जितना भी हम सब पढ़ते हैं एक अनुमान के अनुसार पढ़ते हैं। इनका हमें लिखित तो कुछ जानकारी, मुहरें, मनके, सिक्के मिले हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है। इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। लेकिन जब से लेखन कला विकसित हुआ, अपना देश गुलाम हुआ, पुनः आजाद हुई, ये सारी बातें लिखित इतिहासकार के द्वारा प्रमाणित रूप से लिखा हुआ है, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में सब पढ़ रहे हैं, तो वह हो जाएगा क्या? ऐतिहासिक काल। तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को हम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम होगा यहां पर कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल को समझेंगे और जानेंगे कि इनसे क्या कंपटीशन में प्रश्न रहेगा। तो इसमें सबसे पहली बात कि जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसका कोई हमें लिखित जानकारी भी मिलता नहीं है, इसलिए इस काल को प्रागे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को क्या बोलेंगे? प्रागे ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रागे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल को आदि मानव काल भी बोलेंगे और इस काल को पाषाण काल, स्टोन एज भी कहेंगे। क्यों? इसलिए इनको आदि मानव काल कहेंगे कि प्रारंभ में जब मानव का विकास का क्रम चल रहा था, उस समय प्रारंभिक अवस्था में मानव ज्ञानी नहीं था, वे आदि प्राचीन मानव कहलाए। इसको लिखना, पढ़ना, बोलना, लिपि, भाषा, ये जीवन के रिश्ते, अलग अलग संस्कार, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मनुष्य के भांति ही व्यवहार करते थे। वह क्रमशः एक एक करके सीखना प्रारंभ किया, इसलिए इसके काल को कहा जाता है यहां पाषाण काल, या उस काल के मानव को कहा जाता है आदि मानव।
इसलिए आदि मानव या पाषाण काल को दूसरे तरीके से भी समझने का तरीका है। वह क्या है, आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये इंसान पत्थर के शिलाओं पर बैठा हुआ है। अर्थात इस काल के जो भी मानव हुए वे सारे मानव इसी प्रकार का अपने जीवन में पत्थर पर सारे काम करते थे। जैसे उदाहरण के लिए पत्थर पर कोई बैठ करके कंद मूल कच्चा मांस खाना, पत्थर के गुफाओं में ही रहना, या फिर पत्थर से बने कुल्हाड़ी का प्रयोग करके किसी जानवर को मार करके लाना। इनके जीवन में पत्थर अर्थात पाषाण, पाषाण माना स्टोन, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। इसलिए इनको पाषाण काल कहा जाता है। दोस्तों, यदि इतिहास के क्रम को बांटे तो पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट दिया। क्यों? क्योंकि आप जो यह इतिहास पढ़ रहे हैं, यह मानव जीवन के विकास का एक क्रम है। पहले जैसा था, बाद में फिर कैसा हुआ, फिर बाद में कैसा हुआ, इस अवस्था को समझने के लिए इसको 3 भाग में बांटा गया। ज्यादातर आपको ईस्वी तो इसका नहीं समझना है, उतना याद नहीं करना है, लेकिन आपको यह अवश्य जानना है कि पाषाण काल का पहला नाम है पूर्व पाषाण काल। इस पूर्व पाषाण काल के मानव का विशेषता जो 25 से 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, अब देखिए हम सब अभी आजाद हुए 78वां है ना, क्या बोले, अच्छा ये, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि 78वां हम सब जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ना, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मतलब आजाद हुए अपने देश को कितने बरस हुए? 78। हम सब फिर भी लग रहा है कितना दिन जी लिए, अपना देश बहुत आजाद हो गया। आप बताइए, यहां केवल बोलने से ही डर लगता है कि कोई इंसान ये 25 से 20 लाख ईस्वी पूर्व से आ गया, ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। मतलब एक बात कि अभी जैसे हम इशारे से बुलाते हैं, इसको भी सीखने में उसको सैकड़ों बरस लग गया। बोलना है, हंसना है, रिश्ते हैं, नाते हैं, एक एक बात समझने में उसको सैकड़ों बरस संघर्ष करना पड़ा। दिमाग में आया, प्रचलन में हो गया, तब हम सब आज सीखे हुए हैं। इसलिए इसको पूर्व पाषाण काल का मानव की क्या विशेषता है, तो यह क्या रहते थे, पत्थर के गुफाओं में रहते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, पत्थर के हथियारों का प्रयोग करते थे। और दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल। पाषाण काल के बाद जो 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व, यही याद करना है कि 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहा गया मध्य पाषाण काल। क्या कहा गया? मध्य पाषाण काल। ये जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में मानव को क्या लगा? इस मध्य पाषाण के मानव को यह लगा कि हम जानवर को तो मारने जाते हैं, भूखे रहते हैं, चलो जानवर को मार लाएंगे। लेकिन जब ये जानवर को मारने के लिए जाता था तो कभी कभी जानवरें इसको मार करके खा लेता था। तो मध्य पाषाण काल के लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, कुछ लोग हम सब मिलजुल करके रहेंगे, 2 4 5 लोग मिलजुल के रहेंगे। तो मध्य पाषाण काल में इंसान झुंड बनाना शुरू किया, झुंड बनाना शुरू किया। और झुंड बना करके, अब जहां झुंड बनाएगा वहां घर बनाएगा या गुफाओं में रहेगा। तो इससे क्या हुआ? आद्य बस्ती का निर्माण हुआ। पूछेगा आद्य बस्ती का निर्माण कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। कब हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में। अब लगा कि चलो यार, जब भूख लगता है तो हम सब जानवर को मारने जाते हैं, जब खा पी के पेट भरा रहेगा तब चलते हैं जानवर को मारने, और वहां से पकड़ पकड़ के लाएंगे, उसको गुफाओं में बंद करके, पेड़ के टहनियों से घेरा मार करके वहीं रखता था, और जब भूख लगता था तो उसको मार के खाने लगा। जिससे क्या हुआ?
उसके अंदर में पशुपालन करने का भी सोच आ गया। तो दो बातें, एक तो पशुपालन और दूसरा आद्य बस्ती। एक तो पशुपालन और दूसरा कौन? आद्य बस्ती। ये दोनों का काम मध्य पाषाण काल में ही हुआ था, मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। और अब हम सब जो जानेंगे इसमें कि इंसान कैसे तरक्की करते हुए आगे बढ़ा, तो उसमें जो तीसरा काल आता है वह कौन आ जाएगा? नव पाषाण काल। देखिए, अभी तक इंसानों ने पशुपालन करना तो सीख लिया था, चाहे वह पेट के ही खातिर क्यों ना करे। अभी तक इंसानों ने बस्तियों में बसना शुरू कर दिया, चाहे वह जानवर के डर से ही क्यों ना झुंड बनाना शुरू करे। क्योंकि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब किसी इंसान को कोई चीज की आवश्यकता होती है तब ना वह सोचने लगता है कि चलो यार कैसे कोई जुगाड़ करें। तो ईटा ऐसे नहीं उठ रहा है, कैसा करते हैं, बांस लगा के देखते हैं तो उठ गया। तो लोगों को पता चल गया कि भाई बांस से किसी ईंट को उठाना आसान होता है, पत्थर को उठाना। मतलब जब इंसान को आवश्यकता हुई तो उन्होंने आविष्कार करना शुरू किया। तो अभी तक पाषाण काल में केवल पत्थर का प्रयोग कर रहा था, मध्य पाषाण काल में उसी पत्थर को और तेज नुकीलादार बनाने लगा था, उसमें पॉलिश लगाने लगा था, उसको चिकना करके जानवर को मारना और आसान कर लिया था। आद्य बस्ती का निर्माण कर लिया, उसकी आवश्यकता की पूर्ति यहाँ के मानव वहां की पूर्ति करने लगा। फिर इंसान यहां से धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो उसका नाम पड़ गया नव पाषाण काल। उसका नाम क्या पड़ गया? नव पाषाण काल। नव मतलब नया। अभी भी एक शब्द जुटा है, पाषाण। पत्थर को उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन अब उसका दिमाग, उनका सोच धीरे धीरे परिपक्व हो गया, क्योंकि हजारों वर्षों से वह संघर्ष कर रहा था और यह 6000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक जो इंसान ने जीवन जीना शुरू किया उसको ही कहा गया नव पाषाण काल। इसको ही कहा गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जब आपको विशेषता के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यह बताना है कि आखिर क्या हुआ, तो समझिएगा। नव पाषाण काल में इंसान पहले से अधिक ज्ञानी हो गए। जो कंदमूल जंगलों से तोड़ ताड़ करके लाते थे उसके बीज को आसपास के जमीनों में ही उकेर कर देने लगे। उसको लगा कि जब इसी बीज से पौधे की उत्पत्ति होती है तो क्यों ना हम अस्थायी तरीके से यही इनका रोपण करें, जिससे कि नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत भी हो गई। इसलिए जब इतना वह डेवलप कर गया, जो पाषाण काल में कंदमूल खाता था, वस्त्रहीन रहता था, मध्य पाषाण काल में कपड़े के रूप में अलग अलग पत्ते वगैरह ढकने लगा और नव पाषाण काल में वह कृषि तक करने लगा, तो इसको डेवलप मानव कहा गया कि नहीं? तो इसी डेवलप मानव को यहां इतिहास में कहते हैं ज्ञानी मानव, और इसी को बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, मतलब अभी देखिएगा लाखों लाख चल रहा था, लेकिन इस धरती पर पहला ज्ञानी मानव कब आया, पहला होमो सैपियंस कब आया? तो यह 1000 में आ गया। 50,000 से 40,000, मतलब 10,000 वर्ष तक कठिन संघर्ष किया, तब जाके क्या बनता है? ज्ञानी मानव। और ज्ञानी मानव जब बना, कहा जाता है कि हमारी धरती पर मानव, अभी तक हम सब मानवे थे पाषाण काल से, लेकिन मेरा ढांचा, हम सबका रहन सहन, हम सबका सोच विचार जानवर के समान था। कैसा था? जानवर के समान था। इसलिए यह कोई भी इसको मानव जाति नहीं कहा। हिस्ट्री में देखिए क्या है एनसीईआरटी में, कि धरती पर मानव जाति का उद्भव 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व हो गया, लेकिन ज्ञानी मानव हुआ 50,000 से 40,000। मतलब पहले से तो था इंसान,
लेकिन उसको ज्ञानी मानव में नहीं रखा, उनको मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि किस रूप में रखा गया, जानवर के रूप में रखा गया। या आप समझ गए। अब समझिएगा, अब इनसे प्रश्न पूछेगा कि पूर्व पाषाण काल के जो इंसान थे उनका जीविका का मतलब क्या होता है। हम सब अभी जैसे कोई खेती कर रहे हैं, कोई पशुपालन कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, सब अपने अपने तरीके से कमा के किसी तरह खा रहे हैं। उसी तरह उस काल में भी, पूर्व पाषाण काल में जीविका का जो साधन कैसा था, वह क्या करते थे। हाँ, तो प्रारंभिक मानव अपना भरण पोषण किससे करते थे, शिकार के द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन जैसा अभी आपको हम बताएं कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में और घने वृक्षों के नीचे रहने लगा, और एक शब्द आएगा कि ये पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये दोनों काल में जो मानव था वह था खाद्य संग्राहक। क्या होगा, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब इधर उधर से लाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, जुटा करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन जो नव पाषाण काल आ गया, तो नव पाषाण काल में क्या हो गया कि कृषि शुरू हो गया। नव पाषाण काल में क्या हो गया, कृषि शुरू हो गया, इसलिए इनको कहा गया खाद्य उत्पादक। क्या कहा गया, खाद्य उत्पादक। अभी तक मध्य पाषाण काल में और पूर्व पाषाण काल में मानव कहीं कहीं से जुटा करके पेट भरता था, लेकिन नव पाषाण काल में मानव क्या करने लगा, कृषि करने लगा, और जो स्वयं उत्पादन करने लगा तो उसको बोलेंगे ना उत्पादक, उत्पादक बोलेंगे ना। तो इसलिए नव पाषाण काल को बोलेंगे खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक। और पूर्व और मध्य पाषाण काल को क्या बोलेंगे, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। संग्राहक का मतलब क्या हुआ, संग्राहक का मतलब हुआ कि हम सब कहीं कहीं से जो कंदमूल मिला वो केवल जुटा लिए, अपने से खेती करके नहीं खाए, यही अंतर था। कहा जाता है मध्य पाषाण काल में लोगों ने पत्थर के औजार बनाए। संभवतः मनुष्य द्वारा निर्मित पहला औजार क्या है, पत्थर का कुल्हाड़ी है। पहला जो औजार है वह पत्थर का कुल्हाड़ी है। और यह पत्थर का जो कुल्हाड़ी होता था दोस्तों, ये पत्थर का कुल्हाड़ी, अभी देखिए लोहा का कुल्हाड़ी होता है, लेकिन देखिए इंसान कितना संघर्ष किया। पत्थर में कुछ कुछ पहले धार बनाया, पहले जैसे कि बाहुबली फिल्म में देखिए बहुत बड़ा बड़ा उसके पास जो है रहता है कुल्हाड़ी, हथौड़ा टाइप का, उसी से मार करता है। बस केवल भारी है, उसी से मार देना है, जानवर को माथा पर मार देना है, मर गया, काट के खा लेना है। लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर में होशियारी आई, यह पत्थर का जो हथियार था वह नुकीला नुमा भी होने लगा, वह नुकीला नुमा भी होने लगा। आप देखिए कि पहले मोटा पत्थर से कैसे नुकीला नुमा होने लगा। तो इस प्रकार इंसानों ने संघर्ष किया। तो पहला इन्होंने हथियार औजार क्या बनाया, पत्थर का कुल्हाड़ी बनाने का काम किया। इसी तरह मानव ने तो कई जानवर को अपना भोजन के रूप में उपयोग किया, लेकिन सुरक्षा के लिए यदि किसी का उपयोग किया कि ये हमारे साथ चलेंगे कदम से कदम मिला करके, तो उनको कहा गया एक कुत्ता। अब यह कुत्ता के रूप में प्रारंभिक मानव जिसको सबसे पहले पालतू बनाने का काम किया वह क्या था, कुत्ता। अस्थायी रूप से बसने की प्रवृत्ति जगी, कृषि व्यवस्था अपनाने लगा नव पाषाण काल के इंसान, तो उसने अपना पालतू जानवर बना लिया कुत्ता। और आज जो कुत्ता इतना ज्यादा आप तेज देख रहे हैं, इससे भी पहले ज्यादा तेज था। मतलब पहले कुत्ता का उपयोग करते थे, इसलिए ज्यादा उनकी उपयोगिता थी। आज कुत्ता को बस रख दिया है, कोई आया तो भौंक दिया, लेकिन पहले कुत्ता सबसे ज्यादा, उसके अंदर में जो शक्ति, घ्राण शक्ति होती थी, इससे यह पता कर लेता था कि यहां क्या अभी घटनाएं हुई हैं। कुत्ता रखवाली करने का काम, साथ में चलने का काम, ये सब करते थे। इसलिए प्रथम जो है क्या बनाया गया, कुत्ते को या पालतू जो है बनाने का काम माना जाता है किया। अब समझिएगा, क्या नव पाषाण काल में कोई धातु था?
नव पाषाण काल में कोई धातु था? कोई जरा बताइएगा, नव पाषाण काल में कोई धातु था? मनुष्य जो है मुख्य रूप से उसका जो पेशा था वह क्या था? क्या था? हाँ, वह कृषि करता था, कोई धातु वगैरह नहीं होता था। लेकिन नव पाषाण काल से पहले आपको जानना है कि कहा जाता है कि दो चकमक पत्थर से यह प्रकृति में कहीं पर जब क्या होती है कि ऊपर में कोई वृक्ष है, आप आज भी देखते हैं कि बिजली करकी और तार का गाछ जल गया, खजूर के गाछ जल गए, वृक्ष जल गए, ये जो आप दृश्य देखते हैं, तो क्या हम सब वो आग लगाने जाते हैं? नहीं, वो प्राकृतिक बिजली के कारण होता है। उसी से, चाहे तो चकमक पत्थर से, चाहे तो प्राकृतिक घटनाओं से, घटित घटना से जो है वह आग से परिचित हुआ। इसलिए क्वेश्चन यदि रहेगा कि आग का प्रचलन इंसानों ने कब शुरू किया, तो होगा पूर्व पाषाण काल में। और पहिए का भले आविष्कार कब किया? नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार मानव ने कब किया? नव पाषाण काल में। और प्राग ऐतिहासिक में अन्य उत्पादन का स्थान माना जाता है मेहरगढ़। अन्य उत्पादन का जो जगह माना जाता है वह कौन है? मेहरगढ़। और क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभिक मानव के द्वारा की गई खेती का पहला प्रमाण कहां मिला? तो मेहरगढ़ में। और पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान यह कह रहा है कि हम भारत में भी मिल सकते हैं, आजादी की डिमांड कर रहा है। वही बलूचिस्तान में सबसे पहले यह पश्चिमी बलूचिस्तान कहलाता है, वही मेहरगढ़ है जहां से कृषि या अन्न के उत्पादन का प्रमाण मिला है। तो ये याद रहेगा। अगली बात यह है कि कहा जाता है कि गेहूं मनुष्य द्वारा कृषि से उपजाई गई पहली फसल थी और फिर जौ का उत्पादन हुआ। देखो, हम खेती भी किए हैं गेहूं जौ का। गेहूं और जौ में यही अंतर है कि गेहूं को जब हम सब पेरते हैं थ्रेसर में तो एकदम शुद्ध साफ दाना निकल जाता है, और जौ में एक परत रह जाता है भूसी। अब उतना याद नहीं रहा कि वो किस तरह का है, लेकिन जस्ट लाइक गेहूं की तरह है, तो बड़ा आकार हो सकता है। तो यह गेहूं और जो भी आएगा, जिसको हम सब योग पर यव भी पढ़ते थे, तो कहने का मतलब इस प्रकार का जो खेती होता था। मेहरगढ़ के नव पाषाण युगीन कृषक गेहूं के साथ कपास की भी खेती करती थी। और आपको बताए थे भारत कपास का जन्मदाता है। अभी ज्योग्राफी में पढ़ाए थे ना कि कपास की कृषि का प्रमाण कहां पर मिला है? मेहरगढ़ से मिला। कपास का कृषि का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, मतलब भारत उसका उत्पादन का केंद्र है। तो आज यह प्रूव्ड भी आप देख लिए कि गेहूं के साथ साथ ये सब जो है क्या करता था कि कपास वगैरह की भी खेती करते थे। अब देखिए, मेहरगढ़ में जो नव पाषाण, ये गेहूं के साथ कपास के साथ साथ मिट्टी के बने घर भी मिले। हम आपको बताए थे आद्य बस्ती का निर्माण किस काल में शुरू हो गया था? मध्य पाषाण काल में। और धीरे धीरे नव पाषाण काल में जब यह खेती करने लगे, तब यह मिट्टी से बने घर में भी रहने लगे। और नव पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना, ये जो लिखा है शुरू, तो यह मध्य पाषाण में शुरू हुआ है, मध्य पाषाण में। लेकिन उस समय लोग ये नहीं जानता था कि हम पशुपालन कर रहे हैं, उसको बस यही जुगाड़ लगता था कि हम जानवर को रखे हैं और जब मौका मिलेगा तो इसको हम क्या कर लेंगे? मार लेंगे, खा लेंगे, खत्म कर देंगे। समझ रहे बात को ना? तो इसलिए जो है यह पशुपालन, जब उसको लगाने कृषि के साथ साथ यह मेरा बिजनेस है पशुपालन, यह उसको कब लगने लगा? तो यह उनको लगने लगा नव पाषाण काल में। और अब हम सबका समाप्त तो हो जाएगी बातें। ये आप जो देख रहे हैं इसमें कि प्रथम पूरा पाषाण कालीन जो खोज हुआ वह कौन सा है? पल्लावरम। क्या नाम है? पल्लावरम। क्वेश्चन पूछेगा पहला पाषाण कालीन रचना कहां मिला? तो आंसर क्या होगा? पल्लावरम में हुआ। और नव पाषाण काल में इंसानों को जंगल में भटकते भटकते, आप ये जितने धातु देख रहे हैं, लोहा, एल्युमिनियम, ये जहां ज्यादा होता है वहां के मिट्टी में पाया जाता है।
कहीं यदि ज्वालामुखी फट रहा है और जहां पर एल्युमिनियम ज्यादा है तो वो बहता है एल्युमिनियम, उस तरह का होता है, क्योंकि सब ये द्रवीभूत अवस्था में है, कोई कठोर अवस्था में लोहा का नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह इंसान भटकते भटकते मनुष्य ने सबसे पहला तांबा धातु, मतलब मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु जो है वह कौन है? तांबा। और ये जो तांबा धातु था तो तांबा से उसने सबसे पहले औजार बनाया और वह कुल्हाड़ी का नाम था अतिरंपक्कम। क्या नाम हो गया? अतिरंपक्कम। पहला कुल्हाड़ी का नाम अतिरंपक्कम नामक स्थान पर मिला और इसलिए कुल्हाड़ी का नाम भी वही रख दिया। लेकिन ये बच्चों ये एक स्थान का नाम है। और जैसे इसने तांबा में क्या मिला दिया? टीन। तांबा में क्या मिला दिया? टीन। तो वह बन गया कांसा। तांबा में जब टीन मिला दिया क्या बन गया? कांसा। और जब तांबा का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया तो वह कहलाया ताम्र पाषाणिक काल। और जब तांबों में टीन मिला के कांसा प्रयोग कर दिया तो कहलाया कांस्य युगीन काल। और कांसा का बर्तन का ज्यादा प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सब तो हम सब जानेंगे, लेकिन लास्ट हम सबको जो जानना है कि अभी सिंधु को नहीं जानना है, अभी केवल यह जानना है मध्य पाषाण काल में जान गए कि जो बर्तन बनाते थे उसका अलग अलग होता था। एक स्टार यहां से याद करना है कि किस पत्थर का प्रयोग करते थे? तो जेस्पर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये कई बार पूछा है। एगेट, चर्च, जेप्सर, ये सब क्या होता था? पत्थर होता था और इसका वह प्रयोग करते थे। नव पाषाण काल में जब खेती करने जान गया तो वह वस्त्र भी बुनना शुरू कर दिया। इसलिए नव पाषाण काल में क्या हुआ कि इंसान जो है बने बनाए वस्त्र को वह पहनने लगा। नव पाषाण काल में क्या हुआ? अपने से खेती करने लगा तो वह आहार उत्पादक हुआ और उसने चाक का आविष्कार किया, इसलिए वह मिट्टी का भी बर्तन बनाने लगा। मिट्टी का भी बर्तन क्या किया? बनाने लगा। तो कृषि के साथ साथ ये मिट्टी का भी काम किया था। और लास्ट अब हम सबको यह जानना है कि इंसान ने कांसा कैसे बनाया, तो हम बता दिए, लेकिन चावल की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और खेती का प्रमाण सबसे पहले कहां पर मिला था? अभी आपको हम बताए थे कहां पर? बलूचिस्तान के जगह में क्या है? मेहरगढ़। अन्न का प्रमाण पूछेगा तो मेहरगढ़, चावल का प्रमाण पूछेगा तो कोल्डी हवा। और एक जगह ये जो चित्र देख रहे हैं वह है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। और मध्य पाषाण काल में भीमबेटका कहां पर है? एमपी में, भोपाल में। एमपी में, भोपाल में ये भीमबेटका का गुफा है जहां यह प्रूव्ड हो गया कि वहां पत्थरों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए। तो पूछेगा दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना चित्रकारी कहां मिला? तो वह कहां मिला है? भीमबेटका में मिला है। तो इस प्रकार आप जो मुख्य रूप से आपने जाना वो आज जाना कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। और प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, उसके अंतर्गत मध्य पाषाण काल और उसके अंतर्गत नव पाषाण काल। तो इनको याद करिएगा, दोहराइएगा और कल यहां से आगे बढ़ेंगे।